देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? ये मैंने ट्राई तो किया है बट ये हो नहीं पा रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन है, आपको पता है? हम्म। हाँ सर, बी है, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल। कैसे पता करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सर जेड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जेड के फॉर्म में लाने की कोशिश कर सकते हैं मतलब। नहीं, अम, जेड की फॉर्म में कैसे लाओगे? मतलब समेशन ऑफ एक्स आई को एक वेरिएबल ले लेंगे, हम्म। और वो इंडिपेंडेंट है तो उनका मीन, सम ऑफ मीन जीरो ही आएगा। हम्म। और अब क्वेश्चन ध्यान से वेरिएबल। पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा है सपोज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये नहीं कहा है कि इन वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। ठीक है। हाँ, ये कंडीशन जो आप बोल रहे हैं ये तो हम पर सर असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है ना, तो असिम्प्टोटिक नॉर्मल को ही टेंड करता है ना। हाँ, ये कंडीशन अगर आप जो आप बता रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि एक्स आई फॉलोज नॉर्मल विथ मीन ज़ीरो एंड सिग्मा स्क्वायर, देन जेड विल फॉलो नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस वन। ठीक वन। है, ये कंडीशन तो आप होल्ड करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ। देखो, जो पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नोन नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे तो देखो, टी एन को हम ये लिख सकते हैं, टी एन इक्वल टू रूट एन समेसन एक्स आई इंटू समेसन एक्स आई स्क्वायर टू द पावर -1। लिख सकते हैं इतना। यस सर। और इसे इतना लिखा जा सकता है, रूट एन इंटू सपोज एक्स वन इंटू एक्स टू। लिख सकते हैं। यस सर। तो अब जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा रूट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू। क्योंकि देखो, एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई ये ज़ीरो होगा, एंड variance of xi, this is given, which is equal to sigma square for every I varies from 1 to up to n। आप माइक म्यूट रखिए। ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का मीनिंग है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेसन xi एंड x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। तो ये, और इन सब का मीन क्या है, ज़ीरो है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई जो ये क्वांटिटी है टी एन, इस टी एन का मीन कितना है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन, ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन ज़ीरो आ गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन ज़ीरो। तो अब ये कुछ भी आए, ये क्वांटिटी कुछ भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमें क्या करना है, वेरिएंस ऑफ टी एन कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस ऑफ टी एन ये हो जाएगा एन इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू। तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो वेरिएंस ऑफ एक्स वन एक्स टू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसे भी हम फर्दर देखो सिंप्लीफाई करें तो ये एक रिजल्ट फॉलो होता है भाई, एक्स वन एक्स टू अगर इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस ऑफ एक्स वन एक्स टू कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स वन एक्स टू ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन, कितना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू होल स्क्वायर। यही होगा वेरिएंस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू। इस फॉर्मूले से ये इतना होगा। अब एक्स वन एक्स टू इंडिपेंडेंट हैं तो ये क्वांटिटी इसे हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन स्क्वायर
इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 स्क्वायर, माइनस ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 विल बी ज़ीरो। ठीक है, ये यहाँ से ये रिजल्ट फॉलो होगा। तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गया, तो सिंपली वेरिएंस ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन xi होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 स्क्वायर ये कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कितना होगा, समेशन xi स्क्वायर टू दी पावर -2, ये इतना हो जाएगा। तो इसे ये क्वांटिटी हमारी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर होल टू दी पावर -2 इस तरह की फॉर्म में आ रही है। तो ये थोड़ा टिपिकल हो रहा है सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें अब लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन हमसे पूछी गई है एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। तो एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करें, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है भाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे इस केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ मीन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वेरिएंस के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए टिपिकल हो रही है, हम वेरिएंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, लेकिन मीन हमारे पास है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन इज जीरो। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है भाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज सैंपल के लिए, यानी n टेंस टू इन्फिनिटी, लार्ज सैंपल के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब यहाँ पे मीन हमारा जीरो है, तो ऑब्वियस है भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये आइडेंटिफाई होगा भाई मीन क्या होगा, जीरो होगा। अब वेरिएंस ऑब्वियस है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, जो वेरिएबल्स हैं इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो ये फॉर्म हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को टेंड करेगी। तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस 1 बाय यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा यहाँ पर ये बी होगा। क्लियर? यस सर। इसी में नेक्स्ट है क्वेश्चन 153। इसमें ये गिवन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस, एस एक एस्टिमेटर है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज थीटा एफ, थीटा एफ इज एनी पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, सपोज u इज द u स्टैटिस्टिक्स। ये u स्टैटिस्टिक क्या होता है, किसके टर्म्स में ये बात हो रही है, ये बता सकते हैं आप। सपोज u इज द u स्टैटिस्टिक करस्पॉन्डिंग टू s। ये बात हो रही है, मैन विटनी टेस्ट। नहीं, ब्लैकवेलाइजेशन की। ठीक है, ब्लैकवेलाइजेशन में हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग सफिशिएंट स्टैटिस्टिक वी फाइंड मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो हम कहते हैं भाई कोई सपोज t क्या है हमारे पास, t अनबायस्ड एस्टिमेटर है और u कोई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो इसको हम जनरली u स्टैटिस्टिक कहते हैं। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो इनका जो भी हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा u का, तो ये u क्या हो जाएगा इस केस में, एम बी यू ई होगा। ठीक है, यानी इसका वेरिएंस क्या होगा, सारे एस्टिमेटर्स, जो भी एस्टिमेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, सपोज u इज द u स्टैटिस्टिक करस्पॉन्डिंग टू द अनबायस्ड एस्टिमेटर s, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा हो गया भाई, वेरिएंस ऑफ u विल बी मिनिमम। ठीक है, तो ये वेरिएंस ऑफ u विल बी मिनिमम, और ये कंडीशन तो होल्ड करेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s इक्वल टू थीटा एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u is also equal to theta, because we know that by Blackwellization the u is MBUE. MBUE means the estimator having minimum variance, and it is also an unbiased estimator of
थीटा। ओके, तो ये कंडीशन तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस थीटा के इक्वल है, और यू हमारा यू स्टैटिस्टिक है तो ये एम बी यू ही होगा, तो ये भी क्या होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा और इसका वेरिएंस मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती है, एक्सपेक्टेशन ग्रेटर या लेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होगा यहाँ पर, वेरिएंस मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम केस में कंडीशन एम बी यू ई की कंडीशन होती है भाई, यहाँ सॉरी ब्लैकविलाइजेशन की कंडीशन होती है टी, जो टी और यू दो एस्टिमेटर्स हैं हमारे पास, टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, यू सफिशिएंट एस्टिमेटर है, और यू अगर एम बी यू ई होता है तो वेरिएंस ऑफ यू विल बी लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एस, ये कंडीशन होगी। तो शायद ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या ऑप्शन है? सी इज करेक्ट सर। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, सी करेक्ट है ना? हाँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 153 सी ऑप्शन। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, राव ब्लैकवेल थ्योरम से बेस्ड। ठीक है, यस ओके। देन क्वेश्चन नंबर 154, इसमें क्या होएगा? दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं t1 एंड t2, these are I think these are estimators of certain quantity, then the asymptotic relative efficiency, रिलेटिव एफिशिएंसी पूछिए लेकिन ये एसिम्प्टोटिक रिलेटिव एफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एफिशिएंसी ईटा कैलकुलेट करेंगे, ईटा विल बी वेरिएंस ऑफ टी1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ टी2। तो ये ईटा जो भी क्वांटिटी आएगी, ठीक है, ईटा जो भी क्वांटिटी आएगी इसे हम n टेंस टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। अब लेकिन वेरिएंस ऑफ t1 क्या होगा, वेरिएंस ऑफ t2 क्या होगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देखना, इसे कोशिश करना। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 155, ये कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। लेट टी एन बी ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ओके, एंड टी एन कन्वर्जेस टू थीटा in probability, that means Tn is consistent estimator. Let Tn star be an estimator of theta be given by Tn star equal to this, where C is greater than 0, then Tn star is not a consistent estimator of theta. Root n Tn minus theta converges to normal distribution in distribution, and Tn star is consistent for theta and expected value of, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट, 1 by 1 इसे चेक करें। Tn be a consistent estimator of theta, Tn consistent estimator है तो sufficient condition expected value of Tn tends to theta and variance of Tn tends to 0 as n tends to infinity, ये कंडीशन होल्ड करेगा। ये तो हमें गिवन है, यस। और ये भी गिवन है, रूट एन टी एन माइनस थीटा टेंस टू n01 इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में रूट एन टी एन माइनस थीटा ये नॉर्मल को फॉलो करेगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन 0 आएगा। वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस 1 आएगा। ठीक है, यही होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रूट एन टी एन माइनस थीटा, ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, एंड वेरिएंस ऑफ रूट एन टी एन माइनस थीटा
ये कैलकुलेट कर रहे हो तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहा है, कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपली हम मीन और वेरिएंस के टर्म्स में इसे देखेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन में ये देख रहे हैं तो यहाँ से ये तो इतना तो क्लियर होगा कि भाई जो टी एन क्वान्टिटी है ये एक्स बार है। ठीक है, एक्स बार के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। जब आप एक्सपेक्टेशन तो आपने निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन में आप देख रहे हो भाई कंसिस्टेंसी की ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू आप पुट करोगे तो वेरिएंस ऑफ रूट एन एक्स बार माइनस थीटा ये आप कैलकुलेट करोगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज लाइक सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो उस केस में वो 1 वैल्यू आएगा। ठीक है, यस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है एंड टी एन कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी। देन हमें एक नया एस्टिमेटर डिफाइंड है। सो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं भाई टी एन स्टार इज नॉट ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये ट्रू होगा, ये करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। ये रिजल्ट गिवन है भाई टी एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा और टी एन स्टार इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो क्या टी एन स्टार कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा थीटा के लिए, बताइए विजय, आप बताएंगे। कंसिस्टेंट होगा सर। क्यों होगा कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट की डेफिनेशन लेके अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो ये तो इवेल्युएट करिए या फिर सीधे आप कह सकते हैं भाई ये क्या इनवेरिएंस है। प्रॉपर्टी हाँ, दिस इज द इन हाँ फंक्शन टी एन स्टार इज ए फंक्शन ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, सो इट विल ऑल्सो बी ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ओके, लेकिन ये ऑप्शन कह रहा है टी एन स्टार इज नॉट ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये तो नहीं होगा। देन नेक्स्ट आओगे, रूट एन टी एन स्टार माइनस थीटा कन्वर्जेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर ये प्रोबेबिलिटी कहा होता तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, श्योरिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना होगा, इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसका मीन 0 आए वेरिएंस 1 आए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंडीशन हमें गिवन है, ऑलरेडी ये कंडीशन गिवन है भाई रूट एन टी एन माइनस थीटा क्या है, नॉर्मल को फॉलो कर रहा है विथ मीन 0 एंड 1 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जब आप इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो ये मीन और वेरिएंस इसके टर्म्स में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या करेगी, मीन और वेरिएंस को इफेक्ट करेगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन प्लस सी बाई रूट एन। ये सी बाई रूट एन ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी आप लोगे यहाँ पर, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी में ये मीन क्या हो जाएगा, ये मीन देखो, ये मीन तो हमारा 0 होगा क्योंकि टी एन हमारा क्या है, थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन विल कन्वर्स टू थीटा। ओके, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये थीटा को कन्वर्स करेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन विल कन्वर्स टू थीटा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी प्लस, अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल तो नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, टी एन स्टार इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा, ये होगा कंसिस्टेंट होगा इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से। ठीक, और लास्ट ऑप्शन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार माइनस थीटा स्क्वायर टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। लेकिन हम देख रहे हैं भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार स्क्वायर कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हायर ऑर्डर मोमेंट्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लोवेस्ट ऑर्डर मोमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, कंडीशन होती है। ठीक है, अगर जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है, हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये वैल्यू आई थीटा प्लस सी बाई रूट एन।
इतना ही आया, क्यों? एज नहीं, ये इतना नहीं आया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन, ये आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन प्लस सी बाई रूट एन। जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई किया एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे हमने ये चेक करनी है ये वैल्यू। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन स्टार माइनस थीटा स्क्वायर विल नॉट टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 156। कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म्स में मैट्रिक्स गिवन है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एंड सिग्मा इज पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, सिग्मा पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसका मीनिंग है भाई डिटर्मिनेंट सिग्मा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड डिटर्मिनेंट सिग्मा इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट्स गिवन है। x1 plus x2, x2 plus x3, x3 plus x4 have all same distributions. ओके, ये तो होगा। देखो ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हम x वेक्टर ले रहे हैं, x वेक्टर में सपोज x1 x2 x3 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। ठीक, तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो x1 x2 x3 का, किसी भी तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, दो वेरिएबल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, मीन वैल्यू ज़ीरो है और कोरिलेशन सबका क्या है? सेम है। ये रो हमें गिवन है। ठीक, तो x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x3 प्लस x4, जब इसका आप मीन कैलकुलेट करोगे, इसका मीन आप कैलकुलेट करोगे, ये ज़ीरो आएगा। और डिस्पर्जन मैट्रिक्स कैलकुलेट करोगे तो डिस्पर्जन मैट्रिक्स भी क्या होगी इनकी? इसी तरह की फॉर्म में आएगी, यानी जो डिस्पर्जन मैट्रिक्स x1 प्लस x2 की है, वही डिस्पर्जन मैट्रिक्स x2 प्लस x3 और x3 प्लस x4 की होगी। ये समझ में आ रहा है? यस सर। जब आप यस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं भाई द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल विल आल्सो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यस सर। ये F11 क्या है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में? x1 माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3 स्क्वायर विल फॉलो F11। एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 1। वहाँ F डिस्ट्रीब्यूशन विद 1,1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा ना ये? हाँ, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ, वो इसमें क्या लॉजिक होगा? देखो F को जब हम डिफाइन करते हैं तो F बेसिकली हमारा क्या है? काई स्क्वायर n1 डिवाइडेड बाई n1 होल डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर n2 डिवाइडेड बाई n2, वेयर काई स्क्वायर n1 एंड काई स्क्वायर n2 आर इंडिपेंडेंट। यही होता है यस सर। जब हम f को डिफाइन करते हैं, f स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हैं, तो f स्टैटिस्टिक इज द रेशियो ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वेयर बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट।
तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप डिस्पर्जन मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो डिस्पर्जन मैट्रिक्स में सर्टेन कोरिलेशन है, दैट मीन्स वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगी ही नहीं, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। देन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ये काई स्क्वायर 2 तो होगा, लेकिन फिर से वही कंडीशन है कि ये क्या होने चाहिए थे, इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, क्योंकि आप जब काई स्क्वायर एन को डिफाइन करते हो तो काई स्क्वायर एन इज समेसन जेड आई स्क्वायर, वेयर जेड वन, जेड टू, जेड एन आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। काई स्क्वायर, सॉरी इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्लियर? तो ये यस। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट नहीं है, कोरिलेशन है यहाँ पर। अगर ये कोरिलेशन सारे ज़ीरो होते तो उस केस में हम कहते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर को फॉलो करेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। और समेसन एक्स आई फॉलोज नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस 4, ये होगा, लास्ट ऑप्शन होगा। हम्म? नहीं सर, वहाँ पे सेम अगेन कि एक्सआई इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेक्टेशन तो आपका ज़ीरो आ रहा होगा, लेकिन जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो वेरिएंस आप इस क्वांटिटी का कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू यस। x4। तो ये वेरिएंस जब आप अप्लाई करोगे अंदर, तो ये कोवेरिएंस टर्म्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। ये कोवेरिएंस टर्म्स क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, if and only if xi and xj are independent, but in this case xi and xj are not independent। तो यहाँ पर ये कोवेरियंस टर्म्स भी आएंगी, तो ये 4 प्लस समथिंग कुछ वैल्यू जाएगी जो रो के टर्म्स में होगी यहाँ पर। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए, वेयर लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 157। x1 का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है एंड x2 डिफाइंड है, x2 is equal to minus x1 in the range -3 to +3 and x1 otherwise. Okay, then which of the following statements is correct? x1 and x2 are negatively correlated, positively correlated, perfectly correlated, joint normal distribution। ये क्या क्वेश्चन है भाई, किस तरह का क्वेश्चन है? नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा ये, क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव जा रही है ना x2 की, x1 और x2 के बीच में रिलेशन पूछा है। देखना इसे क्या आंसर है इसका, क्वेश्चन 157 ए। ऑप्शन ए दिया है। हाँ, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। चलो इसका देखना आप एक्सप्लेनेशन। तो यही लग रहा है ना, देखो x1 और x2 के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करना, और x2 और x1 के बीच में यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, है ना, नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है ना, x2 इक्वल टू माइनस x1 व्हेन x1 लाइज बिटवीन -3 टू +3, इस रेंज में ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है ना। यस सर। यस सर। चलो इसे देखना। देन क्वेश्चन 158, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है वेयर सिग्मा इज ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर x3 equal to x1 minus 2x2। okay, ये क्वेश्चन आता है सर। हाँ ये क्वेश्चन आता है सर। हाँ, ये क्या करेंगे, इसमें कोवेरिएंस कैलकुलेट करोगे ना दोनों वेरिएबल्स के बीच में। हाँ हाँ, या फिर मैट्रिक्स निकाल के वो सिंगुलर है कि नहीं वो फाइंड करते हैं मैट्रिक्स।
हाँ, वो आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सिंपली कोवेरियंस कैलकुलेट करिए। कोवेरियंसेस अगर ज़ीरो हैं तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो आएगी, है ना। Yes, sir. यस सर। कर लोगे इसे। हाँ सर। देन क्वेश्चन 159। चलो छोड़ो, इसे देखना पड़ेगा। The next let phi x t vector be the characteristic function of x vector. 3 variate. Then e x1 x2 x square and x3 is given by। इसमें क्या करेंगे? By the theorem again, expectation of variable is derivative of characteristic function with t is equal to 0। तो हम्म। वो वो थ्योरम यूज करके ये आया। हाँ, सिंपली ये रिलेशन है ना, म्यू आर डैश इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स टी आर टाइम्स एट टी इक्वल टू ज़ीरो, 0। हाँ है ना। सर। तो अगर यहाँ हाँ पे सर। फाइव एक्स टी है तो वो वन की पावर क्या होता है, वन की पावर में आता है, आई की पावर में आता है ना, हाँ माइनस आई की सर। पावर में आ जाएगा। तो ये टी इक्वल टू ज़ीरो पे ही होगा, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टी टू इक्वल टू टू, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। हम्म। या कोई और ऑप्शन करेक्ट है? यही है सर। क्वेश्चन हाँ 160 का ए, ठीक है। सीधा सीधा लॉजिक ये समझ में आया होगा, फॉर्मूला रहता है, ठीक। देन क्वेश्चन 161, ये लीनियर मॉडल का क्वेश्चन है। y1 y2 y3 आर थ्री अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स विद कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फर्दर देन। हाँ, ये लीनियर मॉडल है, ठीक है। यस सर। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? आता है सॉल्व करना? Yes. लीनियर कॉम्बिनेशंस बना के देखेंगे तो कैसे देखोगे लीनियर कॉम्बिनेशन बना के? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 एंड y3 का जो एग्जिस्ट होगा वो एस्टिमेबल होगा ऐसे। हम्म। हाँ देखो, सिंपली एस्टिमेबल फंक्शंस मैंने शायद आपको बताया होगा पहले। अगर कोई पैरामेट्रिक फंक्शन है लैम्डा डैश बीटा वेक्टर, ठीक है, ये कोई पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसका एस्टिमेटर सपोज क्या है, एल डैश वाई वेक्टर है, ठीक है। लैम्डा डैश बीटा वेक्टर क्या होगा, एस्टिमेबल होगा जब इसका कोई इस तरह का एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा, एल डैश वेक्टर इंटू वाई वेक्टर। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे एल डैश वेक्टर और वाई वेक्टर निकाल लूँ, ठीक है। तो एल वेक्टर एल डैश वेक्टर में क्या होगा, सपोज एल वन एल टू एल थ्री, थ्री कंपोनेंट वेक्टर होगा, और वाई वेक्टर में भी तीन कंपोनेंट होंगे, वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री, यही होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये एल वन वाई वन प्लस एल टू वाई टू प्लस एल थ्री वाई थ्री, यही आएगा। क्यों? यस सर। तो अब यहाँ से ये वाई वन वाई टू वाई थ्री की आप वैल्यू पुट करिए, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है। ये कंडीशन है एस्टिमेबिलिटी की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल डैश वेक्टर वाई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू lambda dash beta vector, then we can say that, then we will say lambda dash beta vector is estimable। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे। तो ये L1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y1 प्लस L2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y2 प्लस L3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y3 होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y1 Y2 Y3 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, है ना। तो ये कितना आ रहा होगा, इसे आप चेक कर लो। L1 थीटा टू माइनस थीटा वन प्लस L2 थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस L3 थीटा टू प्लस थीटा थ्री,
ये आएगा। इसे अब क्या करोगे, थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री की फॉर्म में लोगे, तो थीटा वन आप कॉमन ले लो, कितना आएगा? ये समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? यस सर, समझ रहे हैं। हाँ, एस्टिमेबिलिटी की कंडीशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल डैश वाई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा वेक्टर, देन लैम्डा डैश बीटा वेक्टर, दैट मीन्स द पैरामेट्रिक फंक्शन विल बी एस्टिमेबल। ओके, तो यही हमने किया। तो इसे हम अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये थीटा वन के फॉर्म में इसे लिखेंगे, तो देखो ये एक बार मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ, एल वन थीटा टू माइनस एल वन थीटा वन प्लस एल टू थीटा टू प्लस एल टू थीटा थ्री प्लस एल थ्री थीटा टू प्लस एल थ्री थीटा थ्री। तो थीटा वन वाली टर्म्स में कॉमन ले लूँ, थीटा वन तो यहाँ पर है और कहीं नहीं है, माइनस एल वन थीटा वन, ये हमें मिला, देन प्लस थीटा टू मैंने कॉमन ले लिया, तो थीटा टू एक तो यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट एल वन, थीटा टू यहाँ पर है एल टू, थीटा टू यहाँ भी है प्लस एल थ्री, देन प्लस थीटा थ्री, थीटा थ्री कहाँ कहाँ पर है, एल टू प्लस एल थ्री, यही आएगा। क्यों यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये आपको देखो यहाँ पर रिलेशनशिप मिल रहा है कुछ, क्या रिलेशनशिप मिल रहा है? हम्म? इसे अगर मैं a1 कह दूं, इस कोफिशिएंट को a1 कह दूं, इस कोफिशिएंट को a2 कह दूं और इस कोफिशिएंट को a3 कह दें, तो क्या रिलेशन मिलेगा? a2 इक्वल टू a3 माइनस a1, ये रिलेशन मिल रहा है। क्यों? जब a3 माइनस a1 करेंगे तो l2 प्लस l3 माइनस माइनस l1, तो हमें क्या मिलेगा? a2 मिलेगा। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? यस सर। ठीक है, तो कोई भी एस्टिमेबल फंक्शन जो इन कंडीशन, कोई भी पैरामेट्रिक फंक्शन जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, वो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? एस्टिमेबल हो जाएगा। ठीक है, ये ओके। दूसरे तरीके से इसे हम कह सकते हैं, हम क्या करेंगे, एल डैश ए मैट्रिक्स ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसका रो स्पेस हम निकालेंगे। ठीक है, इसका रो स्पेस जो भी आएगा वो रो स्पेस भी यहाँ पर क्या होगा, 1×3 का एक वेक्टर होगा, वो इसी फॉर्म में आ रहा होगा। आप देखोगे ये L1 फर्स्ट कंपोनेंट माइनस L1 आ रहा होगा, सेकंड कंपोनेंट L1 प्लस L2 प्लस L3 आएगा और थर्ड कंपोनेंट L2 प्लस L3 आएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह का रिलेशनशिप आ रहा है। तो अब इस पे बेस्ड हम देख सकते हैं, जैसे पहला फंक्शन हमें गिवन है थीटा वन माइनस थीटा टू, तो थीटा वन माइनस थीटा टू के लिए क्या कंडीशन होनी है, L1 की वैल्यू -1 होनी है और L1, या हम सीधे कह लें, ये इक्वेशन आ गई ना, a2 इक्वल टू a3 माइनस a1, समझ में आ रहा है? यस सर। अब जो पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है हमारे पास? पैरामेट्रिक फंक्शन है a1 थीटा वन प्लस a2 थीटा टू प्लस a3 थीटा थ्री। क्लियर? और ये रिलेशन है a2 इक्वल टू a3 माइनस a1। तो यहाँ से देखो थीटा वन माइनस थीटा टू के लिए क्या कंडीशन होगी, थीटा वन यानी a1, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस ले लो इसे, माइनस a1, तो a1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए और a2 की वैल्यू +1 होनी चाहिए। और ये a1 a2 की वैल्यू हम ऐसे लें, ये क्या करनी चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो क्या ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? क्यों? और a1 क्या होगा यहाँ पर, a1 विल बी 0, सॉरी a3 विल बी 0। ठीक है, तो आप देखोगे ये वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, इस कंडीशन को होल्ड कर रही हैं।
ठीक है, A2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू A3 दैट इज 0 माइनस A1 दैट इज 1, तो 1 इक्वल टू 1 दैट मीन्स थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज एस्टिमेबल है। क्यों, यस सर। ये समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? हाँ सर। मैं इस सिंपल मेथड से बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका मेथड ये है, रो स्पेस आप निकालोगे, ठीक है, रो स्पेस से यही कंडीशन आएगी, देन आप डायरेक्ट ये वैल्यूज बना लोगे। In a simple linear regression of y on x based on an observations, in a simple linear regression of y on x, टू लाइंस भी नहीं कह सकते हम यहाँ पे क्योंकि सीधा सीधा गिवन है कि भाई लाइन क्या है, y on x है ना, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स का ये फॉर्म है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 162, डी है सर, आंसर इज डी। ऑप्शन डी। इफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज y, ये तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सी में कह रहा है इफ एंड ओनली इफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज y, only if the regression equation is y and always, the fitted value of y is r this। चलो रहने दो इसे, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है? डी क्यों दिया हुआ है, क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? मुझे अभी तो नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं बाद में कभी आ गया समझ में तो, ठीक है। देन नेक्स्ट है 163 है लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन फिट may be used to predict the value of y if the corresponding values of regressor x are given। प्रेडिक्ट तो करते हैं हम y की वैल्यूज, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ known values of x, that means this is used to predict the value of y if the corresponding values of regressor x are given। तो ये तो ठीक है। Then next, indicate a cause effect relationship between response variable y and regressor। cause effect relationship तो नहीं होता है, क्यों? समझते हो cause effect relation क्या है? यस। क्या होगा? हम्म, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लें, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कोरिलेशन है, क्यों? यस। है ना, यस। कोरिलेटेड वैल्यूज हैं, तो इसके बीच में आपने क्या किया, रिग्रेशन फिट किया, ठीक है, सपोज लीनियर रिग्रेशन आपने फिट किया है, तो उसमें ओबियस है भाई, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर वी आर assuming that expenditure depends upon income, ओके। तो ये इस तरह का रिग्रेशन फिट आपके पास आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे इनकम पता है, तो हम एक्सपेंडिचर क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते हैं भाई कि जो एक्सपेंडिचर है इसका कॉज इनकम है, कह सकते हैं क्या ऐसा? एक्सपेंडिचर जो हो रहा है किसी भी फैमिली, अगर सपोज कोई फैमिली की बात हम कर रहे हैं कि उसके लास्ट 12 मंथ का इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा है हमारे पास, तो क्या हम इस डेटा के बेसिस पे कह सकते हैं कि इनकम की वजह से ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं? क्या इनकम नो वहाँ पर सर। कॉज होगा? नहीं होगा, ठीक है। नो। सो इट कांट इंडिकेट ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट, कैन बी डिटरमिन्ड ओनली इफ ए सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन रिस्पॉन्स वेरिएबल y and regression, can be determined only if,
इज सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप एग्जिस्ट। सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप आप कब कहोगे? सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लीनियर की ही बात कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फिट कर सकते हो, है ना। इस केस में वो सिंपली क्या कह रहा है, लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन फिट की बात हो रही है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तो हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन से फिट करते ही हैं, साथ में हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फिटिंग भी कर सकते हैं इस तरह की फॉर्म में, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन लास्ट, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ऑल द अबव स्टेटमेंट तो नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए। A. यही होना चाहिए, क्या है इसका, इसका भी कुछ और तो नहीं है, Yes, sir. 163 नहीं का नहीं, ए। ओके ठीक है। ऑप्शन ए सर है। हाँ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन से हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं, आप कोरिलेशन भी आपको हाँ कोरिलेशन तो कॉजल रिलेशनशिप है ना, हाँ हाँ लेकिन मतलब वो इफेक्ट नहीं बताएगा ना। हाँ। कॉजल रिलेशन तो है, हम कोरिलेशन को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं भाई देयर इज कॉजल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना, लेकिन हम ये एक्सप्लेन ओके नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, उसका इफेक्ट नहीं बता सकते हैं कि जो भी चेंजेज हो रहे हैं किसी वेरिएबल में वो उसका कॉज है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना, जैसा मैंने बताया आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर के केस में आपने कोरिलेशन तो निकाल लिया, अब ये तो कह रहे हो भाई ये कॉस्ट तो है यहाँ पे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनकम की वजह से उसका एक्सपेंडिचर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे किसी फैमिली का इनकम इतना है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। ओके, ओके सर। देन नेक्स्ट question 164, in a multiple linear regression model with mean error 0 and variance of error sigma square, mean regression sum of squares is an unbiased estimator of sigma square। ये होता है mean regression ss and mean error ss are unbiased and mean total ss is a biased estimator of मीन टोटल होता है यहाँ पर, मीन टोटल ये आप कैलकुलेट करोगे ना, वेरिएंस ऑफ वाई आई कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो ये b0 b1 x1 bp xp ये तो सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, है ना। रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पर, ई आई है, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ई आई होगा, तो ये इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज एंड वी कैन एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ वाई आई विद द हेल्प ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। यही करते हैं क्यों, यस सर। ये समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे? सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल y का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूँगा तो ये वेरिएंस ऑफ ई आई ही आएगा, दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सॉरी वेरिएंस ऑफ ई आई दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर होमोसिडास्टिसिटी, दिस कंडीशन इज नोन एज होमोसिडास्टिसिटी ऑफ वेरिएंसेस। ठीक है, तो ये वेरिएंस ऑफ वाई आई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे होगा, एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये होगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ठीक है, ओके एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है इसका जब आप कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एस एस कैलकुलेट करोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, दैट मीन्स टोटल मीन टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। ठीक है, इनका एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट करोगे या इनका मीन कैलकुलेट करोगे तो ये सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा, इसका ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यही इसमें पूछा गया है, तो ये मीन टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये ऑप्शन यहाँ पे शायद करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, mean total sum of square, this is mean total sum of square, expected value of TSS, and expected value of TSS will equal to sigma square, since variance of yi is sigma square and variance of yi can be estimated with the help of TSS। ओके, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है,
Then question 165. Suppose yi equal to the best linear unbiased estimators of b0 and b1. ये तो अनकोरिलेटेड होते हैं, है ना? estimators of b0 that is b0 cap and beta 1 cap. ठीक है, ये दोनों एस्टिमेटर क्या होंगे? अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, और इनके बीच का जो कोरिलेशन होगा दैट मीन्स कोवेरियंस बिटवीन b0 एंड b1 दिस इज इक्वल टू 0. क्लियर? Yes, sir. तो Clear. कोवेरियंस बिटवीन b0 b1 इक्वल टू 0 दिस implies दैट द वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड. ठीक है, हम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हैं, वो अलग बात है भाई, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके बीच का कोवेरियंस ज़ीरो होगा, लेकिन अगर कोवेरियंस ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर अनकोरिलेटेड, दैट मीन्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, तो डू नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन तो होगा ही Yes, sir. नहीं. एग्जिस्ट करते हैं, मैंने बताया b0 b1 रिग्रेशन इक्वेशंस में अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, तो सेकंड ऑप्शन ही होगा यहाँ पर, एग्जिस्ट एंड आर अनकोरिलेटेड विथ ईच अदर. ठीक है, कोरिलेटेड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हो सकता है वो स्क्वायर टर्म्स में डिपेंड कर रहे हो, है ना? यही होगा इसका आंसर 165 का बी. हाँ सर. देन नेक्स्ट, ए प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज. ओके, पीपीएस सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज टू ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन 3 यूनिट्स लेट Z1. ये कैसे सॉल्व होएगा? सॉल्यूशन पता है इसका? नहीं सर. पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये मुझे भी नहीं पता. देखना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 167. लेट आर, ओके, रेशियो एस्टिमेटर आर इक्वल टू वाई बार डिवाइडेड बाई एक्स बार डिनोट द रेशियो ऑफ द सैंपल मीन. द सैंपल इज ए SRSWR sample of sizes and let f and x bar be the population mean of auxiliary variable and let r equal to this. By considering covariance the bias of r is given by. तो ये बायस तो पता है कितना होता है, ये कोवेरियंस बिटवीन r कॉमा एक्स बार, इसको x बार से डिवाइड करेंगे ना, क्यों? Yes, sir. इसका बायस ये आएगा -1 बाई एक्स, कोवेरियंस बिटवीन r कॉमा एक्स बार. ये थ्योरम भी है शायद, उसमें आप देखना रेशियो एंड रिग्रेशन एस्टिमेटर्स में ये थ्योरम आपको मिलेगी. Theorem है sir. हाँ. देन 168. इसमें क्या है? फर्स्ट सैंपल मीन्स सेकंड रेशियो एस्टिमेटर, थर्ड रिग्रेशन एस्टिमेटर. लेट द करस्पॉन्डिंग वेरिएंसेस बी डिनोटेड बाय सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज वी हैव. इसमें क्या होगा, किसका वेरिएंस कम होगा? किस एस्टिमेटर का वेरिएंस कम होगा यहाँ पर? Sample mean. SRSWR का होगा. ये देख लेना इसका क्या है, क्या है इसका आंसर? Option D है sir इसका. ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव. हाँ. क्यों नन ऑफ द अबव क्यों आया? कोई समझ में नहीं. हाँ, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है ना उसकी. ये कोफिशिएंट क्या होता है, सीवी हम कैलकुलेट करते हैं ना वहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स और वाई, उसकी कुछ कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है. क्यों, Okay. क्या कंडीशन होता है वो? सी एक्स लेस देन हाफ ऑफ सी वाई होता है, क्या कंडीशन होता है वो देख लेना. ठीक है. Yes sir. Okay.
Then 169, the incidence matrix of a block design is given by, hence the design is. क्या होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स, क्या होता है ये समझ में आता है ना? क्यों नहीं सर, प्लीज एक्सप्लेन। नहीं आता है? ये V क्रॉस B का मैट्रिक्स होगा, ठीक है? इसमें V रोज होंगे और B कॉलम्स होंगे। तो कॉलम्स का मतलब है जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, दिस इज आवर ब्लॉक 1। सेकंड, दिस इज आवर ब्लॉक 2। इसी तरह से थर्ड ब्लॉक थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक 4। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास? 4. 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक। अब ट्रीटमेंट भी कितने होंगे? 4 ट्रीटमेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि कितनी रोज हैं? 4 रोज हैं, 4 प्लॉट का। अब ये हमारा फर्स्ट प्लॉट है ब्लॉक 1 में, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ वहाँ पे वो ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर? तो अब जो ब्लॉक 1 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ब्लॉक 1 आप देखिए, ब्लॉक 1 में फर्स्ट प्लॉट में ट्रीटमेंट 1 अप्लाई हुआ है, दैट इज़ T1। देन कहीं कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ब्लॉक में क्या है? सिर्फ T1 अप्लाई हुआ है। समझ में आ रहा है? यस। इसी तरह से ब्लॉक 2 में देखोगे तो क्या अप्लाई हुआ है? T1, T3 and T4. T3 एंड T4। T4. ये थर्ड ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। फोर्थ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? T2. T2 और लास्ट का T3 and T4. T3 एंड T4। समझ में आ गया क्या है इंसिडेंस मैट्रिक्स? यस सर। यस। Is not connected. अब आप ये भी देखोगे यहाँ पर एक रो में कितनी बार 1 आए हैं, ठीक है? Okay. एक रो में कितनी बार 1 है? दैट इज आवर R, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। तो ट्रीटमेंट 1 कितने टाइम रेप्लिकेट हुआ है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स रेप्लिकेट हुआ है। कहाँ कहाँ रेप्लिकेट हुआ है? ब्लॉक 1 में और ब्लॉक 2 2 में। क्लियर? इसी तरह से जब आप इसका सम देखोगे, यहाँ पर कितने टाइम्स 1 आया है? दिस इज आवर K, दैट इज नंबर ऑफ प्लॉट्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यही होता है ना, Yes. B, V, R, K, दीज आर पैरामीटर्स ऑफ BIBD, ठीक है? ब्लॉक डिजाइन। क्लियर? यस। तो ये Yes. देखो मैंने बताया, नंबर ऑफ कॉलम्स आर ब्लॉक्स, नंबर ऑफ रोज आर ट्रीटमेंट्स, ठीक है? नंबर ऑफ टाइम्स ए ट्रीटमेंट रिपीट्स अलोंग रो is the replications, and number of times one occurs in column is the number of plots। तो नंबर ऑफ प्लॉट्स आप देख रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक में नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं? 1 है, क्योंकि एक ही 1 टाइम है। रिपीट हुआ है, ठीक? इसी तरह से सेकंड ब्लॉक में 3 हैं, थर्ड ब्लॉक में एक ही है और फोर्थ ब्लॉक में 2 प्लॉट्स हैं। समझ में आ गया BIBD अब क्या है, इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या है? हाँ सर। तो अब यहाँ पर देखो कनेक्टेड क्या कह रहा है? कनेक्टेड एंड नॉट ऑर्थोगोनल, नॉट कनेक्टेड एंड नॉट ऑर्थोगोनल, नॉट कनेक्टेड एंड ऑर्थोगोनल, कनेक्टेड एंड ऑर्थोगोनल, यही है। तो ये कनेक्टेड तो नहीं है। कनेक्टेड का क्या होता है? कनेक्टेड डिजाइन कब होगा? Connected common point. हर ब्लॉक में क्या होगा? कॉमन पॉइंट होगा, है ना? अब आप देख रहे हो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक में तो कॉमन पॉइंट है T1, लेकिन फिर ये सेकंड ब्लॉक से थर्ड ब्लॉक में जब आप आ रहे हैं तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, Yes. ठीक है? तो ये डिज़ाइन हमारा कनेक्टेड नहीं है, दिस इज नॉट कनेक्टेड। अब डिज़ाइन नॉट कनेक्टेड है तो वो क्या होगा? नॉट ऑर्थोगोनल भी होगा, क्यों Yes. Yes, sir. होगा? ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन है सर? ऑर्थोगोनल की कंडीशन है कि आप जो ट्रीटमेंट हैं उन्हें एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? ट्रीटमेंट इफेक्ट्स को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, या सिंपली हम कहें द कॉन्ट्रास्ट कांट बी एस्टिमेटेड। अगर कॉन्ट्रास्ट, जितने भी कॉन्ट्रास्ट हैं, ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट जितने भी बन रहे हैं, वो अगर आपके एस्टिमेबल हैं तो हम कहेंगे डिजाइन इज़ ऑर्थोगोनल। जैसे हम 2 स्क्वायर की बात करें, 2 स्क्वायर में हमारे पास 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है,
ठीक है, 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में एक हमारा कंट्रोल है, बाकी ए बी और ए बी ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, ये तीनों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं, और साथ में ये कॉन्ट्रास्ट क्या होंगे, ऑर्थोगोनल कॉन्ट्रास्ट होंगे, एस्टिमेबल होंगे। ठीक है, अब एस्टिमेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, रेप्लिकेशंस होते हैं, होता है क्यों, ट्रीटमेंट कब नहीं समझ रहे हैं। ट्रीटमेंट इफेक्ट कब एस्टिमेट होंगे, जब आप क्या करोगे, उन्हें रेप्लिकेट करोगे। एक ट्रीटमेंट को आपने एक ही बार अप्लाई किया है तो क्या वो एस्टिमेबल होगा, क्यों। अरे भाई, डिजाइन की कंडीशन क्या है, कितने प्रिंसिपल हैं डिजाइन में, फर्स्ट वन इज रेप्लिकेशन, है नहीं है, है रेप्लिकेशन, And- रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल। हाँ वो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीन हाँ प्रिंसिपल हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। तो रेप्लिकेशन का क्या यूज है, रेप्लिकेशन इज यूज्ड टू estimate the error, यही होता है। ओके। जो वेरिएशन है, वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल कॉजेज, उसे एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट में रेप्लिकेशन ही अप्लाई नहीं हुआ है, आप देख रहे हो T1 और T2 क्या है, यहाँ पर सिंगल टाइम रिपीट हुए हैं ना, इनका कोई रेप्लिकेशन है, नो सर। आप देख रहे हो T1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, T3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, T4 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये तो एस्टिमेबल हो जा रहे हैं, लेकिन T1 भी एक ही टाइम रिपीट हुआ है, T2 भी एक ही टाइम रिपीट कहाँ हुआ है, एक ही टाइम ऑब्जर्व हुआ है ना ऐसा। तो यस दिस सर। सो T1 एंड T2 आर नॉट एस्टिमेबल। और ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, ऑल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन मस्ट बी एस्टिमेबल इन द डिजाइन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं T1 T2 एस्टिमेबल नहीं है, या सिंपली T1 तो एस्टिमेबल है, T1 यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, T3 भी 2 टाइम्स रेप्लिकेट हुआ है, T4 भी 2 टाइम्स रेप्लिकेट हुआ है, लेकिन T2 क्या है, ये रेप्लिकेट नहीं सिंगल हुआ है। है। हाँ ठीक है, तो इस केस हाँ। में एक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन या एक ट्रीटमेंट हमारा क्या है, एस्टिमेबल नहीं है, तो इस केस में डिजाइन क्या होगा, नॉट ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर, यस। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। देन क्वेश्चन 170, ये क्या होगा, इसे बताओ कितना होगा। इंसिडेंट मैट्रिक्स बताई थी, एन से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, वी क्रॉस बी मैट्रिक्स है ना, अभी बताया पीछे। यस सर। इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, वी रोज होंगी और बी कॉलम्स होंगे। कॉलम्स हमारे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रोज हमारे ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, और यस सर। एन डैश क्या हो जाएगा, एन डैश इज बी क्रॉस वी। एन इंटू एन डैश निकालोगे तो क्या होगा, वी इंटू वी। वी वी क्रॉस वी होगा। ठीक है, हाँ अब डिजाइन बी आई बी डी है तो ये क्या होंगे, कनेक्टेड होगा पूरा, है ना, यस। डिजाइन कनेक्टेड होगा। तो इस केस में सारे ब्लॉक्स क्या होंगे, आपके रेप्लिकेट हो रहे होंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आर वैल्यूज़ मिल रही, यहाँ पे के वैल्यूज़ मिल रही होंगी। तो कोई भी ऐसी रो यहाँ पर या कोई भी ऐसा कॉलम यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर नहीं होगा या डिपेंडेंट नहीं होगा। सारी रोज सारे कॉलम्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। सारे हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो रैंक क्या होगी, वी होगी। सो रैंक वी ऑफ एन इंटू एन डैश विल बी वी। समझ में आया नहीं आया, यस सर। देन क्वेश्चन 171, 8 treatments are arranged in a row column design as given below। ये क्या होएगा, लेटिन स्क्वायर तो नहीं है ये, लेटिन स्क्वायर भी नहीं होगा। लेटिन स्क्वायर के लिए क्या था कंडीशन,
हाँ, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कंडीशन होनी चाहिए थी। तो ये तो कंडीशन नहीं है, लेटिन स्क्वायर डिजाइन नहीं है। यूडन स्क्वायर डिजाइन के लिए क्या कंडीशन थी शीतल? हाँ, यूडन स्क्वायर डिजाइन के लिए क्या कंडीशन होती है देखो। कोई भी लेटिन स्क्वायर डिजाइन है, सपोज m इक्वल टू 4, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 4 होगा, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है तो लेटिन स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, नंबर ऑफ रोज -1 हो जाए, ठीक है। सर फिर से बताओ ना, आवाज ही नहीं आ रहा था आपका। अभी ठीक है वॉइस? हाँ अभी ठीक है सर। हाँ, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, अगर ये कंडीशन है तो लेटिन स्क्वायर डिजाइन होगा। क्लियर? यस। अगर नंबर ऑफ रोज -1 है तो यूडन स्क्वायर डिजाइन होगा। ठीक है, यस। जैसे 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 एंड 4 1 2 एंड 3। तो ये हमारा क्या है, लेटिन स्क्वायर डिजाइन है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट हैं तो 4 कॉलम्स 4 रोज भी हैं और यस। 4 कॉलम्स भी हैं। सो दिस डिजाइन इज लेटिन स्क्वायर डिजाइन। क्लियर? यस। अब मैंने क्या कर दिया, लास्ट रो यहाँ से हटा दी। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? यस सर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, बट नंबर ऑफ रोज आर r-1 या m-1, सो दिस इज आवर यूडन स्क्वायर डिजाइन। क्लियर? बाकी कंडीशन लेटिन स्क्वायर की ही रहेंगी, कोई भी ट्रीटमेंट एक कॉलम या एक रो में एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। इसी में अगर मैं क्या कर दूं, एक कॉलम हटा दूं, ठीक है, या कुछ और कॉलम्स हटा दूं, ठीक, इसको इस तरह से समझ लो, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस के एंड नंबर ऑफ रोज माइनस पी, इस तरह की कंडीशन है। ये इनकम्प्लीट रोज हैं या इनकम्प्लीट कॉलम्स हैं, तो उस केस में वो डिजाइन क्या होगा, क्वाजी लेटिन स्क्वायर डिजाइन होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आया ना? यस सर, यस। मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगा लेकिन उसमें क्योंकि कॉलम और रो सेम रहेंगे पर ट्रीटमेंट हाँ, ट्रीटमेंट ज़्यादा होंगे, ज्यादा नंबर होंगे। ऑफ रोज और हाँ। नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे। हाँ। अगर नंबर ऑफ रोज में से एक कम है तो यूडन स्क्वायर डिजाइन, अगर नंबर ऑफ रोज भी कम है नंबर ऑफ कॉलम्स भी कम है तो क्वाजी लेटिन स्क्वायर डिजाइन। ओके, यस। यस। और इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन के लिए कंडीशन आपकी होती है, क्या होती है वो, बी और वी के टर्म्स में डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होएगा। क्लियर? यस सर। देन सर क्वेश्चन 1 7, हाँ। सर बताओ ना सर, समझ में नहीं आ रहा कॉज है लैटिन स्क्वायर, ऑप्शन सी कैसे आ रहा है उससे। क्या नहीं समझ में आया? सर आता ते वो मॅट्रिक्स आहे ना, वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो वो लैटिन स्क्वायर डिजाइन हुआ ना सर। कहाँ है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल? यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये देखो 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 एंड 4 3 2 1, ये अभी लेटिन स्क्वायर है। क्यों है लेटिन स्क्वायर? क्योंकि ट्रीटमेंट्स इक्वल टू रोज इक्वल टू कॉलम्स, ये कंडीशन है यहाँ पे। ट्रीटमेंट्स कितने हैं अभी? 4 ट्रीटमेंट्स है ना, 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो 4 रोज हैं 4 कॉलम्स भी हैं। क्लियर? यस। 4 ट्रीटमेंट हैं लेकिन अब रोज क्या है, सिर्फ 3 हैं। ओ।
यूडन स्क्वायर तो ये डिजाइन। यूडन स्क्वायर डिजाइन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब रोज में के साथ मैंने एक कॉलम भी हटा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ रोज और हटा दूँ, कुछ कॉलम्स और हटा दूँ। तो अब आप जैसे मैंने इस केस में किया, मैंने एक रो हटा दी, एक कॉलम हटा दिया, तो लेकिन ये फिर से क्या है, स्क्वायर ही दिख रहा है ना आपको। आप कह रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, पर बट नंबर नंबर ऑफ बट नम ट्रीटमेंट। या बट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ treatments. So this is quasi-Latin square design. Clear? यस सर। Then question 172. ये करते थे सर, ये आता है हमें। हाँ, कर लोगे इसे, कैसे करेंगे? वही मैट्रिक्स फॉर्म बना के कर लेना, बस। है ना। क्लास में अब क्या करेंगे, शायद एक पेपर तो हमने सॉल्व कर लिया, अब पता नहीं इसमें पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हम लोग। हम्म, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपको अभी, तो आप देखना।